हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास। स्टूडेंट्स, आज हम लोग सबसे पहले देखेंगे वर्क एनर्जी थ्योरम। ठीक है, वर्क एनर्जी थ्योरम या इसको वर्क काइनेटिक एनर्जी थ्योरम भी कहा जाता है। ठीक है, बहुत इजी है, थोड़ा ध्यान देते रहना है। तो स्टूडेंट्स, दिस इज अ हॉरिजॉन्टल सरफेस। ठीक है, और ये एक ब्लॉक है। ठीक है, सो मान लेते किसी एक मोमेंट में ब्लॉक का इस वेलोसिटी था u। ठीक है स्टूडेंट्स, कोई प्रॉब्लम? नो। नेक्स्ट, जब इस ब्लॉक का वेलोसिटी था u, इस ब्लॉक पे एक फोर्स लगा F वेक्टर, एक कांस्टेंट फोर्स लगा F वेक्टर। ठीक है, इस ब्लॉक पे एक कांस्टेंट फोर्स अप्लाई हुआ F वेक्टर, हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा एंगल बना के अप्लाई हुआ। कोई प्रॉब्लम स्टूडेंट्स? नो। नाउ बिकॉज ऑफ दिस फोर्स दिस ब्लॉक विल एक्सीलरेट अलोंग दिस डायरेक्शन। समझ में आ रहा है ना स्टूडेंट्स? ये ब्लॉक किस ओर एक्सीलरेट करेगा? इस ओर एक्सीलरेट करेगा। ठीक है, तो ब्लॉक का वेलोसिटी जो है वो भी बढ़ता रहेगा। ठीक है ना? सो ध्यान से देखना है, बहुत इजी। सो ब्लॉक आ चुका है, मान लेते हैं यहां पे। ठीक है, कुछ देर बाद का फिगर ड्रॉ कर रहे हैं हम लोग। सो अभी ब्लॉक का वेलोसिटी है, मान लेते हैं v। ऑब्वियसली ब्लॉक एक्सीलरेट हो रहा है, तो ब्लॉक का वेलोसिटी चेंज होता रहेगा। तो अभी मान लेते हैं ब्लॉक का वेलोसिटी है v। ठीक है, और ब्लॉक में कांस्टेंट फोर्स लग रहा है F वेक्टर, मेकिंग एन एंगल ऑफ थीटा विद द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा एंगल बना के कांस्टेंट फोर्स F वेक्टर लग रहा है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स मान लेते हैं यहां से यहां का डिस्प्लेसमेंट है S वेक्टर। कोई प्रॉब्लम स्टूडेंट्स? नो। Very easy. Next, from Newton's second law, स्टूडेंट्स ब्लॉक किस ओर एक्सीलरेट करेगा? इस ओर। ब्लॉक किस ओर एक्सीलरेट किया? इस ओर। तो स्टूडेंट्स एक्सीलरेशन का फोर्स क्या होगा? इस ओर क्या फोर्स होगा? F cos थीटा। वेरी सिंपल। इस ओर क्या फोर्स होगा? F cos थीटा। हम लोग लिखेंगे F cos थीटा इक्वल्स टू मास ऑफ द ब्लॉक। ठीक है, मान लेते हैं ब्लॉक का मास कितना है? m मल्टीप्लाइड बाय एक्सीलरेशन ऑफ द ब्लॉक। कोई प्रॉब्लम स्टूडेंट्स? नो। लेट दिस बी इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, नेक्स्ट स्टूडेंट्स, वी नो दैट v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2x as। ये रिलेशन पता है ना स्टूडेंट्स? ठीक है, ब्लॉक जो है इस ओर एक्सीलरेट कर रहा है। ठीक है, ब्लॉक किस ओर एक्सीलरेट कर रहा है? इस ओर। नेक्स्ट, v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2x as। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है स्टूडेंट्स। इसको मैंने इनिशियल पोजीशन माना और इसको मैंने फाइनल पोजीशन माना। तो फाइनल पोजीशन में वेलोसिटी क्या है? v। इनिशियल पोजीशन में वेलोसिटी क्या है? u। तो v के जगह पे v है, u के जगह पे u है। एक्सीलरेशन भी हम लोगों ने a लिया, तो एक्सीलरेशन की जगह पे a। डिस्प्लेसमेंट भी s है। फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन डिस्प्लेसमेंट कितना है? s। कोई प्रॉब्लम? नो। स्टूडेंट्स आपको यहां पे लिखना है मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स विथ हाफ ऑफ m। ठीक है, हाफ ऑफ m से हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। व्हाट इज m? इट इज मास ऑफ द ब्लॉक। सिंपल। सो हाफ ऑफ m मल्टीप्लाइड बाय v स्क्वायर। इस u स्क्वायर को स्टूडेंट्स हम लोग लेफ्ट हैंड साइड में लेके आ जाते हैं। सो माइनस होगा ऑब्वियसली, हाफ ऑफ m मल्टीप्लाइड बाय u स्क्वायर इक्वल्स टू हाफ ऑफ m मल्टीप्लाइड बाय 2as। ठीक है स्टूडेंट्स, लेकिन स्टूडेंट्स लास्ट क्लास आपने ऑब्वियसली देखा होगा अच्छी तरह से। स्टूडेंट्स वी नो दैट
half of mass multiplied by velocity square, this is kinetic energy, right? So अगर ये फाइनल वेलोसिटी है तो ये क्या होगा, फाइनल काइनेटिक एनर्जी, राइट? देन हाफ ऑफ मास मल्टीप्लाइड बाय इनिशियल वेलोसिटी स्क्वायर, तो ये क्या होगा, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, करेक्ट? 2 कैंसिल, मास मल्टीप्लाइड बाय एक्सीलरेशन के जगह पे मैं लिख सकता हूं एफ कॉस थीटा, मास मल्टीप्लाइड बाय एक्सीलरेशन के जगह पे मैं लिख सकता हूं एफ कॉस थीटा, सो एफ कॉस थीटा मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट। यहां पे आप लिख सकते हो यूजिंग इक्वेशन 1, यहां पे हम लोग ने इक्वेशन 1 यूज किया, ठीक है ना स्टूडेंट्स? लेट्स कीप कंसंट्रेटिंग। इंप्लाइज फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, यहां पे हम लोग लिख सकते हैं चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू एफ एस कॉस थीटा, एफ एस कॉस थीटा। स्टूडेंट्स एफ एस कॉस थीटा क्या था, एफ एस कॉस थीटा क्या था? ऑब्वियसली कॉस थीटा, थीटा इज द एंगल बिटवीन displacement and force. In this case, obviously, theta is the angle between displacement and force, right? कोई problem? No. तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे स्टूडेंट्स? एफ एस कॉस थीटा क्या है? वर्क डन बाय द फोर्स, वर्क डन बाय द फोर्स, एंड दिस इज बेसिकली known as work energy theorem, work energy theorem। थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा स्टूडेंट्स, थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। सो वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहता है, थोड़ा ध्यान लगा के सुनना पड़ेगा, आप लोग लिख भी सकते हो। वर्क एनर्जी थ्योरम कहता है स्टूडेंट्स, वर्क डन बाय नेट फोर्स, वर्क डन बाय नेट फोर्स इक्वल्स टू change in kinetic energy of the body, ठीक है? work done by net force is equal to change in kinetic energy of the body, ठीक है? या आप ऐसे भी बोल सकते हो total work done by all the forces, एक ही बात है घुमा फिरा के, total work done by all the forces is equal to change in kinetic energy of the body, ठीक है स्टूडेंट्स? यहां पे सिर्फ एक ही फोर्स इस बॉडी पे वर्क किया, ठीक है? इस बॉडी पे सिर्फ एक ही फोर्स वर्क किया, ठीक है? कितना फोर्स यहां पे एक्ट कर रहा है? एक ही फोर्स है। बट स्टूडेंट्स ऐसा नहीं है कि वर्क एनर्जी थ्योरम तभी अप्लाई होगा जब बॉडी पे एक फोर्स एक्ट करेगा। बॉडी पे 2 फोर्स एक्ट कर सकता है, 3 फोर्स एक्ट कर सकता है, 4 फोर्स एक्ट कर सकता है, बहुत सारा फोर्स एक्ट कर सकता है, ठीक है? तो बॉडी पे स्टूडेंट्स जितना भी फोर्स एक्ट कर रहा है, दैट कैन बी 3, 4, 5, 6, स्टूडेंट्स बॉडी पे जितना भी फोर्स एक्ट कर रहा है, वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस, ठीक है? टोटल वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ठीक है? ये कॉन्सेप्ट और क्लियर होगा स्टूडेंट्स जैसे हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, ठीक है? ठीक है, तो आप ऐसे लिख सकते हो कि अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी थ्योरम या वर्क काइनेटिक एनर्जी थ्योरम, वर्क डन बाय नेट फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी, और total work done by all the forces is equal to change in kinetic energy of the body, ठीक है? स्टूडेंट्स अगर आपको एग्जाम में ऐसा पूछा जाता है प्रूफ वर्क एनर्जी थ्योरम, प्रूव वर्क एनर्जी थ्योरम फॉर ए कांस्टेंट फोर्स, आपको अगर ऐसे बोला जाता है कि वर्क एनर्जी थ्योरम आपको प्रूफ करना है फॉर ए कांस्टेंट फोर्स, तो आप ये वाला मतलब लिख सकते हो एग्जाम्स में, ठीक है? नेक्स्ट अभी हम लोग देखेंगे प्रूफ ऑफ वर्क एनर्जी थ्योरम बाय वेरिएबल फोर्स। अगर बॉडी पे वेरिएबल फोर्स एक्ट करे उसके लिए हम लोग वर्क एनर्जी थ्योरम प्रूफ करेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स?
अभी हम लोग देखेंगे वर्क एनर्जी थ्योरम विथ वेरिएबल फोर्स। लास्ट वाले में आप लिख सकते हो वर्क एनर्जी थ्योरम विथ कांस्टेंट फोर्स, ठीक है। सो लिखते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम, इसको और क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, वर्क काइनेटिक एनर्जी थ्योरम भी बोलते हैं। वर्क एनर्जी थ्योरम विथ वेरिएबल फोर्स, ठीक है। कोई प्रॉब्लम? तो ध्यान देना है स्टूडेंट्स। लेट अस कंसिडर ए पार्टिकल acted on by a variable net force f of x along x एक्सिस, ठीक है। तो एक पार्टिकल पे एक नेट फोर्स जो कि एक वेरिएबल फोर्स है वो एक्ट कर रहा है किस ओर, अलोंग एक्स एक्सिस एक्ट कर रहा है, ठीक है स्टूडेंट्स। ध्यान से सुनना है। नाउ वर्क डन बाय द फोर्स, वर्क डन बाय द फोर्स in displacing the particle. Now work done by the force in displacing the particle from initial position xi to final position xf. स्टूडेंट्स, इस वेरिएबल फोर्स को, पार्टिकल को, इस वेरिएबल फोर्स के द्वारा पार्टिकल को इनिशियल पोजीशन xi से फाइनल पोजीशन xf तक लेके जाने में कितना वर्क करना पड़ेगा स्टूडेंट्स? यस, ये सब तो हम लोग कर चुके हैं ना। इट इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ f of x dx, ठीक है। फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन, ये भी अलोंग एक्स एक्सिस ही है, ठीक है। ये डिस्प्लेसमेंट भी अलोंग, दिस डिस्प्लेसमेंट इज अगेन अलोंग एक्स एक्सिस, ठीक है। तो ये सब चीज तो स्टूडेंट्स हम लोग कर चुके हैं ना, वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स में तो पढ़ा चुका हूं, राइट। सो दिस इज वर्क डन बाय द वेरिएबल फोर्स बाय द नेट फोर्स, ठीक है। कैसा फोर्स? नेट फोर्स, बॉडी पे नेट फोर्स इतना एक्ट हो रहा है, ठीक है स्टूडेंट्स, विच इज अ वेरिएबल फोर्स, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स इन डिस्प्लेसिंग द पार्टिकल फ्रॉम दिस पोजीशन टू दिस पोजीशन अलोंग एक्स एक्सिस, क्या होगा? इस इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स डी एक्स फ्रॉम एक्स आई टू एक्स एफ, यही था। यस और नो स्टूडेंट्स? यस। कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम स्टूडेंट्स? नो। नेक्स्ट प्लीज ध्यान देते रहना स्टूडेंट्स। ये जो एफ ऑफ एक्स डी एक्स टर्म है ना स्टूडेंट्स, इसको थोड़ा हम लोग ठीक ठाक करेंगे, ठीक है। तो फ्रॉम न्यूटन सेकेंड लॉ स्टूडेंट्स हम लोग लिख सकते हैं, या नेक्स्ट स्टेप में इसको लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे न्यूटन सेकेंड लॉ यूज करके एक बार लिख लेते हैं, नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे देखेंगे। सो और यू कैन राइट वर्क डन इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ, फोर्स के जगह पे लिख सकते हैं मास मल्टीप्लाइड बाय एक्सीलरेशन, ठीक है, dx फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन। कोई प्रॉब्लम स्टूडेंट्स? नो। नेक्स्ट, पहले जैसे क्या वैसे भी कर सकते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर भी ऐसे करने से ज्यादा मतलब सिंपल रहेगा। सो नेक्स्ट, इसको थोड़ा ठीक ठाक करेंगे, उसके बाद यहां पे बिठा देंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। प्लीज कॉन्सेंट्रेट। नाउ एक्सीलरेशन के जगह पे स्टूडेंट्स हम लोग लिख सकते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी,
कोई प्रॉब्लम नो, dx के जगह पे dx, ठीक है। नेक्स्ट m, हम लोग dx बाई dt dv लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम है क्या? dx को मैंने यहां पे रखा, dv को यहां पे रखा, सो इट इज इक्वल्स टू m। रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन क्या होता है स्टूडेंट्स? रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन क्या होता है? वेलोसिटी। इसका मतलब इसके जगह पे हम लोग ये लिख सकते हैं, राइट? कोई प्रॉब्लम नो। देयरफॉर वर्क डन बाय द फोर्स इक्वल्स टू एम ए डी एक्स के जगह पे स्टूडेंट्स हम लोग लिखेंगे ये वाला, सो एम वी डी वी, ठीक है। लेकिन स्टूडेंट्स लिमिट बदल जाएगा। यहां पे वेरिएबल क्या था? x, तो ठीक है x बोलेंगे आप, लेकिन व्हाट इज x हियर? x इज पोजीशन, तो लिमिट में भी किसका लिमिट रहेगा? पोजीशन का लिमिट रहेगा, ठीक है, बिकॉज वेरिएबल इज पोजीशन। यहां पे वेरिएबल क्या है? वेलोसिटी, तो लिमिट किसका होगा? वेलोसिटी का। सो प्लीज कॉन्सेंट्रेट स्टूडेंट्स, यहां पे हम लोग लिखेंगे vi। व्हाट इज vi? इट इज वेलोसिटी, इट इज वेलोसिटी at initial position, it is velocity at initial position। ध्यान देना है स्टूडेंट्स, अगर वेरिएबल चेंज हुआ तो ऑब्वियसली लिमिट्स भी चेंज होगा। लिमिट्स वेरिएबल का होता है, यहाँ पे वेरिएबल पोजीशन था तो लिमिट भी पोजीशन का था, यहाँ पे वेरिएबल वेलोसिटी है तो लिमिट किसका होगा? वेलोसिटी का, ठीक है। सो यहाँ पे पोजीशन के जगह पे, इनिशियल पोजीशन के जगह पे क्या आ गया? इनिशियल वेलोसिटी। समझ में आ रहा है? दिस इज बेसिकली द वेलोसिटी एट दिस पोजीशन, ठीक है। और इनिशियल फाइनल पोजीशन के जगह पे क्या आ जाएगा? फाइनल वेलोसिटी। सो दिस इज बेसिकली द वेलोसिटी एट दिस पोजीशन, ठीक है स्टूडेंट्स, ठीक है। नेक्स्ट और क्या? अभी तो सिंपल हो गया, इंटीग्रेशन तो हम लोग को आता है, राइट। सो मास ऑफ द बॉडी इज कांस्टेंट, ये बाहर आ जाएगा स्टूडेंट्स, राइट। सो v dv, तो क्या होगा ये? v टू द पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1, ये तो x टू द पावर n dx फॉर्म में है ना, तो v टू द पावर n के जगह पे क्या है? 1, सो v टू द पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1 फ्रॉम vi to vf, from initial velocity to final velocity. So implies work done by the net force is equals to 1 plus 1 2, बाहर, अंदर क्या है स्टूडेंट्स? v स्क्वायर, तो v के जगह पे v वेरिएबल था ना, तो वेरिएबल के जगह पे अपर लिमिट, सो फाइनल वेलोसिटी स्क्वायर, माइनस v के जगह पे लोअर लिमिट, सो इनिशियल वेलोसिटी स्क्वायर। सो वर्क डन बाय नेट फोर्स, इसको मल्टीप्लाई करते हैं, हाफ ऑफ m फाइनल वेलोसिटी स्क्वायर माइनस, दिख रहा है ना स्टूडेंट्स, माइनस, इसको थोड़ा यहां से रफ कर देता हूं, माइनस हाफ ऑफ m इनिशियल वेलोसिटी स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम नो। हाफ ऑफ m फाइनल वेलोसिटी स्क्वायर इज फाइनल काइनेटिक एनर्जी एंड हाफ ऑफ m इनिशियल वेलोसिटी स्क्वायर इज इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। तो फिर से तो वही आया स्टूडेंट्स कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू वर्क डन बाय नेट फोर्स। Change in kinetic energy is equals to work done by net force, which is work energy theorem, समझ में आया स्टूडेंट्स? ये वाला समझ में आया स्टूडेंट्स? और एक चीज जो आपको याद रखना चाहिए, मतलब वर्क एनर्जी थ्योरम को मैं थोड़ा और अच्छी तरह से बोलने का कोशिश कर रहा हूं स्टूडेंट्स। फॉर एग्जाम्पल, वर्क डन बाय नेट फोर्स इज प्लस 5 जूल, वर्क डन बाय नेट फोर्स इज प्लस 5 जूल। इसका मतलब वर्क डन बाय नेट फोर्स इज प्लस 5 जूल, या आप बोल सकते हो टोटल वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉडी इज प्लस 5 जूल। इसका मतलब है कि बॉडी का काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगा, काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगा बाय 5 जूल। जस्ट मैं एग्जांपल दे रहा हूं, समझ में आया? अगेन मान लेते हैं वर्क डन बाय नेट फोर्स इज माइनस 10 जूल, या आप बोल सकते हो टोटल वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉडी इज माइनस 10 जूल, देन इट इज इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी।
इसका मतलब बॉडी का काइनेटिक एनर्जी जो है 10 जूल घट जाएगा। समझ में आया स्टूडेंट्स? आया? वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अगर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस प्लस 5 जूल का मतलब क्या है? मतलब चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस 5 जूल होगा, मतलब 5 जूल बढ़ गया। समझ में आया? वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस, टोटल वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस अगर -10 जूल है, इसका मतलब क्या है? -10 जूल इज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, राइट? इसका मतलब क्या हुआ? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी -10 जूल, इसका मतलब क्या है? मतलब 10 जूल काइनेटिक एनर्जी कम हो गया, बॉडी का 10 जूल काइनेटिक एनर्जी कम हो गया। समझ में आया स्टूडेंट्स? आया होगा स्टूडेंट्स? ये है फर्स्ट एग्जांपल। फोर्स ऑन ए बॉडी ऑफ मास 2 kg इज F इक्वल्स टू, या F वेक्टर इक्वल्स टू होगा, F वेक्टर इक्वल्स टू 2I कैप प्लस 3J कैप न्यूटन। एक बॉडी जिसका मास है 2 kg, इस पे फोर्स कितना एक्ट हो रहा है? 2I कैप प्लस 3J कैप न्यूटन। ठीक है? एंड बिकॉज ऑफ दिस फोर्स द बॉडी इज डिस्प्लेस्ड फ्रॉम दिस टू दिस, मतलब दिस इज द इनिशियल पोजिशन एंड दिस इज द फाइनल पोजिशन। ठीक है? आपको क्या निकालना है? फाइंड द फाइनल स्पीड ऑफ द बॉडी इफ इट स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट। ठीक है? मतलब इनिशियल स्पीड क्या है? 0, बिकॉज इट स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट। तो आपको क्या निकालना है? फाइनल स्पीड। ठीक है? तो ध्यान देना स्टूडेंट्स। सो फ्रॉम वर्क एनर्जी थ्योरम हम लोग लिख सकते हैं वर्क डन बाय फोर्स इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, राइट? वर्क डन बाय फोर्स इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, यानी कि फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। ठीक है ना स्टूडेंट्स? वर्क डन बाय फोर्स हम लोग निकाल पाएंगे, यस और नो? तो ध्यान दीजिए, यहाँ पे हम लोग वर्क डन बाय फोर्स अलग से निकाल लेते हैं। वर्क डन बाय फोर्स, फोर्स इज कांस्टेंट फोर्स, राइट? 2I कैप प्लस 3J कैप, सो इट इज फोर्स वेक्टर डॉट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ठीक है ना? अच्छा, इनिशियल पोजीशन फाइनल पोजीशन दिया हुआ है, तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होगा स्टूडेंट्स? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होगा? 3 - 2I कैप प्लस 4 - 3J कैप। पता है ना? 3 - 2 क्या होगा? 1, सो 1I कैप मतलब I कैप, प्लस 4 - 3 क्या होगा? 1, सो 1J कैप, इट इज J कैप। ठीक है ना स्टूडेंट्स? समझ में आया? सो इम्प्लाइज फोर्स वेक्टर डॉट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, तो क्या होगा? Fx Sx plus Fy Sy. Very simple. So what is the force along x-axis here? It's 2. Then displacement along x-axis 1. Force along y-axis 3. Displacement along y-axis 1. So work done कितना है स्टूडेंट्स? 2 + 3 it is 5 जूल। ठीक है? तो यहाँ पे देखिए वर्क डन के जगह पे बिठा देंगे 5, फाइनल काइनेटिक एनर्जी के जगह पे हम लोग लिख लेते हैं हाफ ऑफ मास मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी स्क्वायर। ठीक है? सो मास क्या है बॉडी का? 2 kg, सो हाफ ऑफ मास मल्टीप्लाइड बाय फाइनल वेलोसिटी स्क्वायर। देन इनिशियल काइनेटिक एनर्जी तो 0 होगा, बिकॉज द बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी 0। अगर इनिशियल वेलोसिटी 0 तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी भी 0 होगा, बिकॉज काइनेटिक एनर्जी इज हाफ ऑफ m वेलोसिटी स्क्वायर, राइट? सो 2 कैंसिल, तो आप देख सकते हो फाइनल वेलोसिटी स्क्वायर इज 5, तो फाइनल वेलोसिटी क्या होगा? इज इक्वल्स टू √5 मीटर पर सेकेंड। क्लियर स्टूडेंट्स? आया समझ में? स्टूडेंट्स, नेक्स्ट एग्जांपल, ए बॉडी ऑफ मास m इक्वल्स टू 2 kg। ठीक है? एक बॉडी जिसका मास है 2 kg हैज पोजिशन टाइम रिलेशन इज दिस। ठीक है? व्हाट इज दिस? इट इज पोजिशन एट टाइम t, मतलब बॉडी का पोजिशन चेंज हो रहा है। इट इज पोजिशन एट टाइम t। फाइंड वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इन टाइम 0 to 6 सेकेंड। ठीक है? तो स्टूडेंट्स, अगर हम लोगों को वेलोसिटी एट 0 सेकेंड पता होगा एंड वेलोसिटी एट 6 सेकेंड पता होगा और मास भी दिया हुआ है, तो फ्रॉम वर्क एनर्जी थ्योरम हम लोग
वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस निकाल सकते हैं, ठीक है। लेकिन उसके लिए वेलोसिटी एट 0 सेकेंड चाहिए होगा एंड वेलोसिटी एट 6 सेकेंड चाहिए होगा, ठीक है। अगर कोई भी कंफ्यूजन है क्लियर हो जाएगा जैसे जैसे हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व करते रहेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। सो ध्यान दीजिए। सो √x plus 3 equals to t. So this can be written as √x equals to t minus 3 or x equals to t minus 3 square, ठीक है स्टूडेंट्स। So implies x equals to क्या होगा, ये तो a minus b होल स्क्वायर फॉर्म में। So t square माइनस नहीं सॉरी प्लस 3 स्क्वायर यानी कि 9। अच्छा ठीक है, पहले 2i से भी टर्म लिखते हैं, ठीक है। सो माइनस 2i से भी, सो 3t, सो 6t, 2 3 6t, ठीक है, प्लस 9, ठीक है स्टूडेंट्स। कोई प्रॉब्लम नो। इसको वेलोसिटी के फॉर्म में लेके जाते हैं, इसको डिफरेंशिएट कर देंगे विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ये वेलोसिटी में आ जाएगा बिकॉज रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन क्या होता है, वेलोसिटी, ठीक है ना स्टूडेंट्स। डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, इन सब का बेसिक्स क्लियर होना ही चाहिए स्टूडेंट्स। सो डिफरेंशिएटिंग with respect to time t, ठीक है। so you get dx by dt equals to dtt of t square, ठीक है, माइनस 6 इज ए कांस्टेंट बाहर, dt of t एंड dt of कांस्टेंट है ना, ये अकेला कांस्टेंट, सो 0, ठीक है। सो implies what is this rate of change of position, it's velocity, ठीक है। dt of t square क्या होगा स्टूडेंट्स, डिफरेंशिएशन तो अभी मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा ना, ये सब चीज तो समझा दिया था ना। सो ये सब चीज समझा दिया। इट्स 2i's t to the power 2 minus 1, फॉर्मूला याद है ना, ddx of x to the power n and x to the power n minus 1, so 2i's t to the power 2 minus 1 and minus dt of t क्या होगा 1, so it's 2i's t minus 6, so implies what is velocity, this is basically velocity at time t which is 2i's t minus 6, ठीक है स्टूडेंट्स। दिस इज वेलोसिटी एट टाइम t, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नो। देन एट टाइम t, एट वेलोसिटी एट टाइम 0 सेकेंड क्या होगा, t के जगह पे 0 बिठा दो, सिंपल, t के जगह पे 0 बिठा दो, तो क्या आया, -6 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। देन वेलोसिटी एट 6 सेकेंड क्या होगा, t के जगह पे 6 बिठाओ, व्हाट इज दिस इज वेलोसिटी एट टाइम t, ठीक है। सो 2 मल्टीप्लाइड बाई t की जगह पे क्या बिठाओगे 6 माइनस 6, सो 12 माइनस 6, समझ में आया स्टूडेंट्स, कोई प्रॉब्लम नो। नेक्स्ट वेलोसिटी एट 0 सेकेंड बताया, वेलोसिटी एट 6 सेकेंड बताया, तो वर्क डन बाय ऑल द फोर्स निकल के आ जाएगा, ठीक है। सो फ्रॉम वर्क एनर्जी थ्योरम, work energy theorem, work done by all forces is equals to change in kinetic energy, यानी कि final kinetic energy minus initial kinetic energy। और final kinetic energy क्या होगा स्टूडेंट्स, half of m final speed square, final speed क्या है 6 square माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, हाफ ऑफ m इनिशियल स्पीड स्क्वायर, इनिशियल स्पीड कितना है -6। स्टूडेंट्स स्पीड इज ए स्केलर क्वांटिटी, स्पीड कभी भी माइनस में नहीं होगा, ठीक है। स्पीड क्या होगा, -6 होगा या 6 होगा, 6 होगा, यस ऑब्वियसली -6 बिठाओगे तब भी आंसर आपका करेक्ट आ जाएगा, क्योंकि -6 स्क्वायर और 6 स्क्वायर एक ही बात होता है। लेकिन स्पीड इज नॉट -6, दिस इज वेलोसिटी एट टाइम 0, तो वेलोसिटी एट टाइम 0 इज -6, करेक्ट, लेकिन स्पीड एट टाइम 0 क्या होगा, इट्स 6, ठीक है। तो स्टूडेंट्स फाइनल काइनेटिक एनर्जी और इनिशियल काइनेटिक एनर्जी तो सेम है, तो कितना आया 0। सो वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इज इक्वल्स टू 0। समझ में आया स्टूडेंट्स? नेक्स्ट एग्जांपल,
A bullet of mass m moving with speed v naught passes through a wall of thickness d. एक बुलेट जिसका मास है m और जिसका स्पीड था v naught वो एक वॉल से पास किया. वॉल का थिकनेस क्या है d and emerges with speed v naught by 2. जब निकला वॉल के अंदर से जब निकला दूसरा साइड से तब उसका स्पीड कितना हो गया v naught by 2. कम हो गया स्पीड कम हो गया मतलब नेगेटिव वर्क डन हुआ. राइट. फाइंड द कांस्टेंट रेजिस्टिव फोर्स. तो ऑब्वियसली वॉल के अंदर जो फोर्स एक्सपीरियंस किया बुलेट ने वो रेजिस्टिव फोर्स होगा जिसके वजह से स्पीड कमा. और क्वेश्चन में बोल दिया बेसिकली कि दैट रेजिस्टिव फोर्स इज कांस्टेंट. वॉल के अंदर जब बुलेट जा रहा था, वॉल के अंदर से जब बुलेट जा रहा था तब बुलेट पे जो रेजिस्टिव फोर्स लगा, ठीक है, वो कांस्टेंट है, वो आपको मेंशन किया हुआ है. सो ध्यान देना है स्टूडेंट्स. मान लेते दिस बी द वॉल, ये वॉल है, ठीक है, जिसका थिकनेस क्या है d. ठीक है, ध्यान देना है स्टूडेंट्स. बुलेट जब वॉल को जाके हिट किया तब वेलोसिटी क्या था v naught और जब वॉल से निकल के आया तब वेलोसिटी कितना हुआ v naught by 2. ठीक है, कोई प्रॉब्लम नो. ध्यान देते रहना है. नेक्स्ट कंसेंट्रेट. डिस्प्लेसमेंट हुआ ईसोर, ठीक है, और रेजिस्टिव फोर्स किस ओर एक्ट करेगा? ऑब्वियसली ईसोर. दिस इज द रेजिस्टिव फोर्स. ठीक है, डिस्प्लेसमेंट ईसोर, तो रेजिस्टिव फोर्स ईसोर होगा. ऑब्वियसली रेजिस्टिव फोर्स ईसोर होगा, इसीलिए तो स्पीड कम हो गया. समझ में आया स्टूडेंट्स? आया. अगर डिस्प्लेसमेंट एंड फोर्स ऑपोजिट होगा तो नेगेटिव वर्क डन होगा और नेगेटिव वर्क डन हुआ इसीलिए तो स्पीड कमा. स्पीड कमा मतलब काइनेटिक एनर्जी कमा. समझ में आना चाहिए. ठीक है, तो ध्यान देना स्टूडेंट्स. सो वर्क डन बाय रेजिस्टिव फोर्स. ठीक है, एक ही तो फोर्स एक्ट हुआ, रेजिस्टिव फोर्स. सो वर्क डन बाय रेजिस्टिव फोर्स, ठीक है, इज इक्वल्स टू change in kinetic energy, right? So final kinetic energy minus initial kinetic energy. ठीक है, कोई प्रॉब्लम? नो. ठीक है, ध्यान देना है स्टूडेंट, ध्यान देना है. So work done by resistive force के जगह पे हम लोग लिखेंगे force displacement cos of 180 डिग्री. डिस्प्लेसमेंट हुआ ईसोर, फोर्स ईसोर, एंगल कितना है 180. फाइनल काइनेटिक एनर्जी हाफ ऑफ m फाइनल वेलोसिटी स्क्वायर माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हाफ ऑफ m इनिशियल वेलोसिटी स्क्वायर. ठीक है, इम्प्लाइज ध्यान देना है f d cos of 180 माइनस 1. हाफ ऑफ m कॉमन ले लेते हैं. फाइनल वेलोसिटी स्क्वायर यानी कि v naught by 2 होल स्क्वायर. तो v naught by 2 होल स्क्वायर क्या होगा? v naught स्क्वायर by 4 माइनस हाफ ऑफ m तो आप कॉमन ले चुके हो. इनिशियल वेलोसिटी स्क्वायर, इनिशियल वेलोसिटी क्या है v naught, तो ये हो गया v naught स्क्वायर. ठीक है. नेक्स्ट यहां से रेजिस्टिव फोर्स क्या होगा स्टूडेंट्स? रेजिस्टिव फोर्स क्या होगा? इज इक्वल्स टू v naught स्क्वायर को भी कॉमन ले लेते हैं. ठीक है ना. सो ध्यान देना है m v naught स्क्वायर बाय 2 d. ये d उधर चला गया और माइनस जाके मल्टीप्लाई होगा, ये होगा 1 माइनस 1 बाय 4. ठीक है, ये वाला पॉजिटिव हो गया, ये नेगेटिव हो गया. सो इम्प्लाइज रेजिस्टिव फोर्स इज m v naught स्क्वायर बाय 2 d 1 माइनस 1 बाई 4. सो होगा 4 माइनस 1 3 बाई 4. ठीक है, सो इम्प्लाइज रेजिस्टिव फोर्स इज थ्राइस m v naught स्क्वायर बाय 8d. दिस इज द आंसर. ठीक है, कोई प्रॉब्लम?
स्टूडेंट्स आपके दिमाग में एक बात आ सकता है कि बुलेट का तो मास है, तो बुलेट में तो ग्रेविटी भी एक्ट करेगा ना। बुलेट जब ऐसे जाएगा तो इस ओर तो ग्रेविटी एक्ट करेगा mg, ठीक है, एंड दिस इज द फोर्स, ठीक है, ये ग्रेविटेशनल फोर्स है जिसको हम लोग वेट कहते हैं। तो आपने स्टूडेंट्स वर्क डन बाय वेट क्यों नहीं लिखा, क्योंकि ये तो वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस है, राइट। बट स्टूडेंट्स ध्यान दो, डिस्प्लेसमेंट इस ओर हुआ, डिस्प्लेसमेंट इस ओर हुआ और फोर्स इस ओर है, तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ये तो परपेंडिकुलर टू ईच अदर है। सो वर्क डन बाय mg क्या होगा, 0। समझ में आ रहा है ना। यस, बॉडी पे दो फोर्स एक्ट किया, वन इज ग्रेविटेशनल फोर्स, अनदर इज रेजिस्टिव फोर्स। बट वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स और वर्क डन बाय वेट और वर्क डन बाय ग्रेविटी एक ही नाम है, ठीक है। इसको आप ग्रेविटी बोल सकते हो, ग्रेविटेशनल फोर्स बोल सकते हो, वेट बोल सकते हो। इज जीरो बिकॉज डिस्प्लेसमेंट एंड दिस फोर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो cos 90 क्या होगा स्टूडेंट्स, वर्क डन क्या होता है, फोर्स डिस्प्लेसमेंट cos ऑफ थीटा, cos ऑफ एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। तो ये एंगल तो 90 है, तो cos 90 क्या होगा, 0। सो वर्क डन बाय ग्रेविटी हियर इज 0, इसलिए मैंने नहीं लिखा। आप चाहो तो यहाँ पे लिख सकते हो, उसके बाद 0 लिख सकते हो। समझ में आ रहा है ना। आप अगर इसको भी डालोगे तो ये हो गया वर्क डन बाय क्या, दिस इज वर्क डन बाय रेजिस्टिव फोर्स। यहाँ पे आप वर्क डन बाय ग्रेविटी भी लिख सकते हो, यहाँ पे लिख दो आप ग्रेविटी और यहाँ पे आप लिख दो वर्क डन बाय रेजिस्टिव फोर्स और ये वाला 0 हो जाएगा, तो यही रहेगा। समझ में आया कि नहीं आया ना स्टूडेंट्स। नेक्स्ट एग्जांपल, एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 5 kg falls from rest, अच्छा, through a vertical distance of 20 meter and attains a velocity of 10 meter per second, ठीक है। सो समझना पड़ेगा स्टूडेंट्स। सो ये एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास दिया हुआ है कितना, 5 kg, एंड इट फॉल्स फ्रॉम रेस्ट, मतलब किसी एक हाइट से उसको ड्रॉप किया गया, ड्रॉप, ठीक है। सो यहाँ पे उसका वेलोसिटी क्या है, 0, ठीक है, या इसको आप इनिशियल वेलोसिटी भी बोल सकते हो, 0, ठीक है। नेक्स्ट, ये कितना हाइट नीचे आया, थ्रू अ वर्टिकल डिस्टेंस ऑफ 20 मीटर। सो 20 मीटर नीचे आया या 20 मीटर डिस्प्लेस हुआ नीचे की ओर, ठीक है। और 20 मीटर डिस्प्लेस करने के बाद अटेन्स अ वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। सो यहाँ पे उसका वेलोसिटी है, यहाँ पे इसका वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है स्टूडेंट्स। कोई प्रॉब्लम, नो। क्वेश्चन इज हाउ मच वर्क इज डन बाय द रेजिस्टेंस ऑफ द एयर ऑन द ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो जब बॉल नीचे गिर रहा होगा, एयर रेजिस्ट कर रहा होगा, ठीक है। एयर किस ओर रेजिस्ट करेगा, एयर किस ओर फोर्स लगाएगा, रेजिस्टिव फोर्स किस ओर लगाएगा, ऊपर की ओर, ठीक है ना। आपको बॉल से अगर फील नहीं आ रहा है तो आप एक अम्ब्रेला लीजिए, अम्ब्रेला को ऊपर से अगर नीचे की ओर ऐसे खींचेंगे तो अम्ब्रेला पे एयर का एक रेजिस्टिव फोर्स लगेगा ऊपर की ओर। अम्ब्रेला को अगर टांग के ऊपर से नीचे की ओर खींचेंगे तो अम्ब्रेला पे एक ऊपर की ओर रेजिस्टिव फोर्स लगेगा। सिमिलरली ये रेजिस्टिव फोर्स बॉल पे भी लगेगा, हाँ वो फोर्स शायद कम हो सकता है लेकिन बॉल पे भी लगेगा, ठीक है। तो ध्यान देना है। तो मुझे नहीं मुझे निकालने बोला वर्क डन बाय द रेजिस्टेंस ऑफ द एयर या रेजिस्टिव फोर्स ऑफर्ड बाय द एयर, एक ही बात है, ठीक है। तो ध्यान देना स्टूडेंट्स। फ्रॉम वर्क एनर्जी थ्योरम वी कैन राइट वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इज इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, यानी कि फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। सो half of m final velocity square minus half of m initial velocity square,
तो हाफ ऑफ एम तो दोनों में है, वो कॉमन ले लेते हैं। फाइनल वेलोसिटी स्क्वायर माइनस इनिशियल वेलोसिटी स्क्वायर, ठीक है। और यहां पे ऑल द फोर्सेस में क्या आएगा, ऑब्वियसली बॉल पे दो फोर्स एक्ट करेगा, एक तो रेजिस्टिव फोर्स, ये क्वेश्चन में बोला है इसलिए हम लोग ले रहे हैं। वैसे अगर क्वेश्चन में रेजिस्टिव फोर्स ऑफर्ड बाय एयर के बारे में बात नहीं करते तो हम लोग उसको नहीं लेते, ठीक है। और एक फोर्स एक्ट करेगा ऑब्वियसली ग्रेविटी, यानी कि वेट, राइट। सो ध्यान से सुनना है। सो वर्क डन बाय वेट प्लस वर्क डन बाय रेजिस्टिव फोर्स, मैंने वर्क डन बाय एयर लिख दिया, ठीक है, ठीक है। रेजिस्टिव फोर्स किसने लगाया, एयर के वजह से लगा, ठीक है। सो वर्क डन बाय वेट प्लस वर्क डन बाय एयर, और कोई फोर्स से इस पे लगेगा, इस पर कोई फोर्स से लग रहा है, नो, तो ठीक है। सो इम्प्लाइज ये वाला क्या होगा स्टूडेंट्स, mg किस ओर है, फोर्स किस ओर है, नीचे, डिस्प्लेसमेंट किस ओर है, नीचे, mg किस ओर है, नीचे, फोर्स किस ओर है, नीचे, mg फोर्स किस ओर है, वेट किस ओर होता है, नीचे की ओर होता है, डिस्प्लेसमेंट किस ओर हुआ, बॉडी ऊपर से नीचे गया, ठीक है। सो डिस्प्लेसमेंट, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट बोथ आर अलोंग द डाउनवर्ड डायरेक्शन, तो क्या होगा, कॉस ऑफ 0 डिग्री, कॉस 0 क्या होता है 1, तो लिखने की जरूरत नहीं है, प्लस वर्क डन बाय एयर इक्वल्स टू हाफ ऑफ m, मास ऑफ द बॉडी क्या है 5 kg, फाइनल वेलोसिटी इज 10 स्क्वायर, इनिशियल वेलोसिटी, बॉल फॉल्स फ्रॉम रेस्ट, बॉडी फॉल्स फ्रॉम रेस्ट, इनिशियल वेलोसिटी क्या होगा 0, ठीक है, कोई प्रॉब्लम। नेक्स्ट mg, व्हाट इज m, 5, g 10, ठीक है। सो 5 ये क्या है 100 डिवाइडेड बाई 250, ठीक है। सो इम्प्लाइज वर्क डन बाय एयर रेजिस्टेंस या रेजिस्टिव फोर्स ऑफर्ड बाय एयर, ये क्या है स्टूडेंट्स 55 250 माइनस ये क्या है 10 और 1000, ठीक है ना, समझ में आया कि नहीं स्टूडेंट्स। 20 मल्टीप्लाइड बाई 50, सो 20 मल्टीप्लाइड बाई 50 कितना होगा 1000, ठीक है। सो इम्प्लाइज वर्क डन बाय एयर इज इक्वल्स टू -750 जूल। समझ में आया स्टूडेंट्स, आया।